नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। नोटबंदी का आज 27वां दिन है। लोगों की तनख्वाह खातों में है, लेकिन खर्च करने के लिए हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा है। सड़क पर लोग परेशान हैं। संसद में लगातार सियासत जारी है। हंगामे के बीच विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज कांग्रेस ने संसद के एटीएम के खाली होने को लेकर सरकार से सवाल पूछा कि अगर सांसदों के ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। उधर रविवार की छुट्टी के बाद बैंक खुलने से भी प्रदेश में लोगों को राहत नहीं मिली। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि पीएम पहले ही 50 दिन की परेशानी की बात कह चुके हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या 23 दिन बाद आम आदमी के हाथ में जरूरत भर का पैसा होगा। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नोटबंदी पर हो रही परेशानी पर एक बयान दिया। इस बयान पर भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री से जब गरीब लोगों को चूल्हा जलाने में हो रही परेशानी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उधार लेकर काम चलाने की सलाह दी। साथ ही इस उधारी को देश में भाईचारा बनाने का जरिया भी बताया। बड़ा सवाल यह कि गंभीर समस्या पर इस तरह का बयान कितना जायज है। इन्हीं तमाम सवालों पर एक बड़े पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले आज भी संसद में नोटबंदी को लेकर हंगामा हुआ। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई, लेकिन हंगामा बदस्तूर जारी रहा। आज भी राज्यसभा की आप तस्वीर देख सकते हैं। अरे प्लीज, what is this? Why do you want to do this? Yes? वही संसद के एटीएम ठप तो आम आदमी का क्या होगा, यह हमारा पहला सवाल बड़ी बहस का। और दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो 23 दिन बाद सबको मिलेगा जरूरत का पैसा। यह सवाल भी हम उठा रहे हैं क्योंकि 50 दिन की समस्या की बात कही गई थी और गंभीर समस्या पर मंत्री जी क्यों कर रहे हैं बयानबाजी। यह बयानबाजी बेतुकी है या इस बयानबाजी का कोई तुक है, यह हम आप पर छोड़ेंगे जब आप ये बयान सुनेंगे। वही पहले की तरह आज भी संसद में नोटबंदी को लेकर हंगामा होता दिखाई दिया। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई भी की कोशिश भी हुई। जरा सुनिए। इनके बारे में आपने क्या सोचा? किसान के बारे में क्या सोचा? अब किसान ने बहुतों ने नहीं बो पाया है, बुवाई नहीं कर पाए हैं। आप पूरा उत्तर प्रदेश ही पता लगा लीजिए, नहीं बुवाई कर पाए हैं और वो बीज और खाद नहीं मिली है। तो आप बता दीजिए इस गंभीर सवाल पर भी अगर सदन में बहस आप स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यक्ष जी, इससे बड़ा आपके जीवन में नहीं आ सकता मुद्दा महत्वपूर्ण जितना आज ही है। जैसे मामला हमला बात करना नहीं चाहते। इसके अंदर हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण 225 बड़े हैं, वो लोगों की राय से ये सब हुआ है। जनता की राय तो हमारी राय से नहीं हुआ है। लेकिन हम नहीं व्यक्तिगत हमला करना चाहते कि व्यक्तिगत हम बोलना नहीं चाहते और न मेरी राय है ऐसी बोलेगी। हम अपनी बात करना चाहते, हम जनता का दुख दर्द कहना चाहते, किसान और मजदूर और व्यापारी की बात करना चाहते। किसान और व्यापारी किसका संबंध है वो आज नहीं दिया जा रहा। जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार के इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हाँ, यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वह शायद इन लोगों के सोच के आधार के अनुसार वो नहीं हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए संसद के एटीएम का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि अगर संसद के एटीएम में पैसा नहीं मिल पा रहा तो आम जनता का क्या हाल होगा। सैटरडे और संडे को हजारों मुलाजमों के टेलीफोन और लोग मिल रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स, न तो गवर्नमेंट मुलाजमों को तनख्वाह मिल रही, न पेंशनर को तनख्वाह में पैसा मिल रहा, पेंशन मिल रही, न डोमेस्टिक हेल्पर को पैसा मिल रहा। सर, सरकार को ये बताना चाहिए कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है क्या? सर, पार्लियामेंट बाकी जगह की तो बात छोड़िए,
पार्लियामेंट के अंदर जो एटीएम है, लाइब्रेरी के अंदर एटीएम है, इस हमारे दरवाजे के बाहर एटीएम है, ये तो खराब ही रहते हैं। खराब इसलिए रखे गए हैं ताकि पैसा न देना पड़े। आपके लाइब्रेरी में वहां पैसा नहीं मिल रहा है, तो जब पार्लियामेंट के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एटीएम नहीं चल रहा है, तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि भारत के गांव और छोटे और बड़े कस्बों में पैसा मिल रहा है। वही हरियाणा के सियासी हलकों में भी नोटबंदी को लेकर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा ये भी सुनिए। ये फैसला जल्दबाजी में किया है और जिस किस्म से लागू किया गया है, आम आदमी को परेशानी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, काला धन खत्म करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, देश के लिए अच्छा है, लेकिन जो लाइन में खड़े हैं वो कौन खड़े हैं? आज देश में 60-65% लोग तो कृषि पे आधारित हैं, कृषि पे हैं और आधारित हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स ही नहीं, वही लाइन में खड़े हैं कि लोग 6 बजे सवेरे 5 बजे सवेरे, आज मैं गया बैंकों के सामने, एटीएम्स के सामने लाइन बनाकर खड़े हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है। देश के अंदर 24 करोड़ रुपया, 24 करोड़ लोग बैंकों की लाइन में खड़े हो चुके हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि अब नकद लेन देन की बजाय बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, ई वॉलेट, विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट के माध्यम से वो लेन देन की काम को करें, नकद को न्यूनतम स्तर पर लाने का आह्वान किया है। इससे देश में जहां भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आएगा, वहीं जो देश के खिलाफ जो आतंकवादी, माओवादी शक्तियां हैं, उनको कमजोर करने का अवसर मिलेगा। नकली करेंसी को जीरो करने का अवसर। नोटबंदी पर आपने हरियाणा के सियासतदानों की प्रतिक्रिया सुनी, राज्यसभा और लोकसभा की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई, किस तरह की तस्वीर। और अब हम बात करेंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहिरवाल के कद्दावर नेता हैं। वो आज इलाहाबाद पहुंचे थे। इलाहाबाद में उन्होंने नोटबंदी पर क्या कुछ कहा, उस बयान को ध्यान से सुनिएगा, फिर हम ये आप पर छोड़ते हैं कि ये बयान तुक भरा हुआ है, ये बयान बेतुका है या इसका कोई तुक है। पहले उस बयान को सुनिए। चूल्हे की तो बात यह है कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं। लोग जो ह्यूमन काइंड होती है, एक दूसरे की मदद करने की जो परंपरा हमारे देश के अंदर है, वो आज के दिन चल रही है। जिसके घर नहीं है अनाज, तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है। तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। चूल्हे की तो बात यह है कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं। लोग जो ह्यूमन काइंड होती है, एक दूसरे की मदद करने की जो परंपरा हमारे देश के अंदर है, वो आज के दिन चल रही है। जिसके घर नहीं है अनाज, तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है। तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। तो चलिए, राव साहब का कहना है कि इससे भाईचारा भी बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि चलिए साहब, पड़ोसी मदद कर रहा है, आसपास के लोग मदद कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इनका एक और कहना है कि भाईचारा भी बढ़ गया। हम अपने पैनल से पहले इसी पर एक एक प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद जो बाकी के सवाल हैं बड़ी बहस के, उन पर जाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हमारे साथ गुरुग्राम से रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद बिलाल, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हैं। अरविंद भारद्वाज, INLD के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुभाष शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और आशीष सरकार साहब, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। बहरहाल इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष सरकार साहब आपसे करेंगे और सुभाष जी से एक सवाल, क्योंकि दोनों आप नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आशीष सरकार साहब, अर्थशास्त्र को आप बखूबी समझते हैं, जाहिर सी बात है, आपकी फील्ड है वो। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि इससे भाईचारा भी बढ़ रहा है। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में मैं भी रहता हूँ, और जब से ये नोटबंदी हुई है तब से मुझे ये चिंता थी कि भारत सरकार ने जो पुराने नोट और नए नोट को बदलने की समय सीमा रखी है, वो बहुत लंबी रख दी। जी। उसका दुष्परिणाम ये है
कि इतने लंबे समय में सरकार नए करेंसी को बाजार में नहीं छोड़ सकती। अगर ज्यादा करेंसी आ जाती है तो जितना काला धन है, मान लीजिए काले धन व्यक्ति के पास में काला धन भी होता है, सफेद धन भी होता है, तो वो क्या करेगा कि पहले सफेद धन को अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा और उसके मान लीजिए उसके पास 50 लाख है तो वो 25-25 लाख या 20-20 लाख करके कई बैंक अकाउंट से जमा कर देगा और दूसरे तीसरे दिन उसको विड्रॉ कर लेगा और विड्रॉ करके फिर वो काले धन को जमा करेगा और फिर विड्रॉ कर लेगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस तरह से वो रोटेट करके काले को सफेद कर लेगा। जिस देश में भी डिमोनेटाइजेशन होता है, विमुद्रीकरण होता है, उस देश में पुराने नोट को बदलने की कालावधि बहुत कम रखी जाती है। लेकिन हो सकता है कि हमारे वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और जो भी कमेटी में सदस्य थे उन्होंने सोचा हो कि 125 करोड़ का देश है, कैसे इतनी अफरा तफरी में लोग बदलेंगे, और ये लंबी अवधि दे दी गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सरकार उधर से नए करेंसी नहीं छोड़ने की इच्छा में है। अगर नई करेंसी छोड़ दें तो सारे जाली नोट और काला धन व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी समस्या यह है कि देश की जनता जो विकट स्थिति है, मैं ये इस समय मैं उन दिनों की याद करता हूं जब 1965 में हम बहुत छोटे हुआ करते थे और देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था, हमारे पास में खाने को गेहूं नहीं था, अमेरिका ने वहां से गेहूं देने को मना कर दिया था, तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक दिन आपको भोजन नहीं करना है, और हम सोमवार के दिन व्रत रखते थे, बच्चे रखते थे छोटे छोटे, और गांव में पेंट में जाकर ये नियम हो गया था लगभग। राव वीरेंद्र सिंह शायद पिछली बात कर रहे हैं, उस समय ये था कि ठीक है। आशीष जी, माफी के साथ रोकूंगा आपको, आपने बिल्कुल सही मायने में अर्थशास्त्र के लिहाज से बातें बताई, लेकिन मेरा जो भी सवाल है, फिर हम दूसरे सवालों पर भी आएंगे कि राव इंद्रजीत सिंह का जो बयान आया, उस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि वो एक मंत्री है, कद्दावर नेता है, जनता को परेशानी हो रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये कहना है कि इससे भाईचारा बढ़ गया। किस तरह से आप देखते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा, मतलब एक केंद्रीय मंत्री को कहना थोड़ा सा आपको लगता होगा, लेकिन ये वास्तव में भारत की जो जनमानस है, वैसे वो एक दूसरे से शायद बात भी नहीं करते हैं, शायद लड़ते भी होंगे, लेकिन जब क्राइसिस पीरियड आता है तो सब लोग मिल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि सैकड़ों की तादाद में एटीएम के सामने लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि क्राइसिस में सब लोग मिलते हैं, आप कुछ हद तक उस लाइन से के करीब अपने आप को रखते हैं। सुभाष जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? बताइए कि भाईचारा भी बढ़ रहा है इससे। तो मैं तो इंद्रजीत सिंह के इस बयान को बहुत ही हास्यपद मानता हूं जी, कि जो उन्होंने कहा कि भाईचारा बढ़ रहा है, वो अंदर से वो भी दुखी हैं, उन्हें भी समझ आ रही है कि ये फैसला जो है, जो किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, वो अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा सका और उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसको एक टालने के लिए उन्होंने कह दिया जी ये भाईचारा बढ़ रहा है, एक दूसरे से ले दे कर काम चला रहे हैं लोग। पर ये कभी भी प्रैक्टिकल इसको हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि और दूसरा बात यह है कि जो नोटबंदी का जो फैसला भी हुआ है, जो फुल प्रूफ जिसको कहते हैं कि ये काला धन 100% इससे खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि देरी बहुत लग रही है, टाइम बहुत दे दिया है। इससे बड़े लोगों को, जो मैं समझता हूं कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि मैं काले धन पर इस पर काबू डाल लेंगे नोटबंदी करके, शायद वो सफलता का जो औसत है वो आधा भी ना रह जाए। सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो आपका कहना है कि जो बयान दिया राव इंद्रजीत सिंह साहब ने, वो बयान को आप पूरी तरह से खारिज करते हैं कि गलत बयान, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। आपका क्या कहना है बिलाल साहब इस पर? मोहम्मद बिलाल साहब, क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को? माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है बहुत ही हास्यपद है। मैं सुभाष जी की बात से सहमत हूं। उनको ये अंदाजा नहीं है कि इस देश की आबादी में से 80 से ज्यादा आदमियों ने जान दो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि भाई ये भाईचारा, ये मौतों के ऊपर भाईचारा क्या, ये कौन सा ये राग है? ये इस तरह के बेतुका बयान, कोई जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करें। जनता लाइन में लगी है, जनता अपना पैसा नहीं निकाल पा रही, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरीके से नोटबंदी का जो इन्होंने लागू किया वो सरासर बेमाना है और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, मेरा सीधा सीधा आरोप है
ये जो इनके बेतुके बयान ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं। कलकत्ता के अंदर 8 तारीख को इन्होंने नोटबंदी लागू की, उससे पहले उनके जो बीजेपी की जो यूनिट है उसमें 8 लाख रुपए जमा थे, और उसके बाद उसी तारीख में इनके पास 1 करोड़ रुपए नई करेंसी में कहां से आ गया, ये कहते हैं बड़ा सीक्रेट प्लान था। ठीक है, उस पे ये अपना बिल्कुल गिरेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं, दूसरे की जेबों में। आप भी इस बयान को गलत मानते हैं। अरविंद भारद्वाज, आपका क्या कहना है, किस तरह से दिखते हैं जी? राविंद्रजीत जी का जो बयान है वो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लोग रात रात भर लाइनों में लगे रहते हैं कि अगले दिन बैंक खुलेगा और साहब हम जाकर पैसा निकालेंगे। ये हालत है आज इस हमारे प्रदेश की। हम बात करें, ये हालत है कि किसानों के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने बच्चों बेटे और बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं है, और जितनी मौतें हो चुकी हैं उनमें ये हालत थी। पीछे अभी एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हुई, उसके पास अंतिम क्रिया करने के पैसे नहीं थे और वो पूरे दिन लाइन में लग के थक हार के शाम को वापस गया खाली हाथ, तो पड़ोसियों ने पैसे इकट्ठे करके जैसे तैसे करके उसकी अंतिम क्रिया की। तो साहब आप उसे आप कहते हैं कि हमारा जो आपसी भाईचारा है वो बढ़ रहा है, आपस में प्रेम बढ़ रहा है। साहब यहाँ लोगों की हालत खराब है, लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया आपने। आपकी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए जमीनी आधार पर। और आपके एक मंत्री ये कहते हैं कि इससे भाईचारा बढ़ता है, ये हमारी परंपरा है, इससे तो ये बहुत मतलब उनके जो जख्म है, जो उनके परेशानी है उस पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आप मंत्री हैं, आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आपके परिवार में से कोई भी लाइन में नहीं लगा होगा, पर जो लाइन में लगे हैं जाकर एक बार उनसे पूछिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये जो आपने नोटबंदी लागू की है सही है गलत है, ये अलग विषय है। हम ये कहते हैं कि जो लागू आपने करने का जो फैसला लिया उसे आप लागू ही आज तक नहीं कर पाए। जनता को दुख तकलीफ को समझना चाहिए था। इंप्लीमेंटेशन किए बिना आपकी कोई भी पॉलिसी चाहे वो कितनी अच्छी हो हम उसे बेमानी और जीरो मानते हैं। रमन मलिक साहब बताइए साहब, कितना भाईचारा बढ़ रहा है? रोहित जी धन्यवाद। ऐसा है रोहित जी, 2 विषय हैं जिनको मिक्स करा जा रहा है, एक उनका बयान और एक समय। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से जनता के ऊपर ये परेशानी आ रही है नोटबंदी के बाद, विमुद्रीकरण के बाद, कि उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और करेंसी कम है जिसकी वजह से, लेकिन उसके अंदर अगर आप इस तरीके का बयान को आप कंस्ट्रक्टिव वे में देखें जो कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, तो शायद आपको उसमें बहुत ज्यादा चुभन ना मचे। लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिकल एंगल से सिर्फ देखें तो बहुत ज्यादा चुभन मचेगी। तो उसमें एक हर व्यक्ति का अपना एक पक्ष रखने का अधिकार होता है और आपको उसके ऊपर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। आप जैसे मर्जी चाहे टिप्पणी कर सकते हैं। ये तो रही उनके बात। लेकिन जहां तक बात मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बड़ी स्पष्ट कर देना चाहूं कि उनको ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 8 लाख रुपए थे और उसके बाद 1 करोड़ रुपए नई करेंसी में जमा हुए। साहब सबसे पहली बात तो नई करेंसी में हुए या नहीं हुए उसकी डिटेल भी आप बता दें। दूसरी चीज, आज के तारीख में भी आप जितनी मर्जी करेंसी चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी ने आपको मना नहीं करा है। आप जितनी मर्जी, चाहे वो 500 की और या 1000 की है पुराने नोटों की, आज भी कर सकते हैं। तो कानून को थोड़ा सा पढ़ें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझ के फिर कांग्रेस पार्टी ऐसे कानून पढ़ने वाले हैं जो दूसरों को कानून की नसीहत दे रहे हैं। और ये कौन सा कानून है, कौन से कानून से नोटबंदी लागू कर दिया आपने, ये तो बता दीजिए। जनता को आपने इतना बड़ा धोखा दिया, ब्लैक मनी। आपके भारत के प्रधानमंत्री सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बिलाल साहब के अंदर ऑन रिकॉर्ड एक छोटी सी बात मैं आपसे आपको कानून की बात समझा रहा हूं। अगस्त के अंदर मोदी जी ने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, इस देश के 0.2% की ब्लैक मनी है कैश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन सा कानून सिखाना चाहते हैं आप हमको? कमाल की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बताइए, संजीदा बात करिए, संजीदा इस तरह संजीदा होने की बात करिए। आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जनता के दर्द का आपको बिल्कुल है। जनता आने वाले टाइम में आपके कपड़े नोच डालेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बिलाल साहब, जवाब सुन लेते हैं। देखिए बिलाल साहब, जिस प्रकार से आप जो मर्जी आता है कहते हैं, चाहे संसद हो चाहे टेलीविजन डिबेट हो, वो एक बहुत अच्छी पद्धति नहीं है।
आप कम से कम अपना पक्ष रखें तो दूसरे का भी पक्ष सुने। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आपने ये अभी बोला कि 8 लाख रुपए थे और उसके बाद 1 करोड़ रुपया जमा करा गया, वो भी नए नोटों में। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि एक तो वो नए नोट थे या नहीं थे उसका कोई आपके पास तथ्य ठीक है, इस बात का नहीं, इस बात का हिसाब आप दोनों आपस में कर लीजिएगा। हम आज के विषय पर रमन मलिक साहब बड़े सीधी सी राय आपकी जानेंगे कि क्या आपको लगता है, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा कि इस बयान को कि 2 पहलू हैं, सब उसको अपने लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन जब आप इतनी जिम्मेदारी भरे पद पर हैं, इतने जिम्मेदार हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है आपने तो ये बात कह दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठीक है भाईचारा बढ़ रहा है आपको लग रहा है, लेकिन ये बताइए साहब, आप पूछिए उन लोगों से जिनके घर में शादी है, आप पूछिए उन लोगों से जो वेतन भोगी हैं, ये सैलरी वाले महीने का पहला हफ्ता है, वो अपनी सैलरी नहीं निकाल पा रहे बैंक से, पूरा महीना उन्होंने मेहनत की, जब वो बैंक से सैलरी नहीं कमा पा रहे तो अपने घर में काम करने वाले को पैसा नहीं दे पा रहे, दूध वाले को पैसा नहीं दे पा रहे, धोबी को पैसा नहीं दे पा रहे, जिसे हम कहते हैं मैं बड़े साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। आशीष सरकार साहब आपसे जवाब भी चाहूंगा इस बात पे। तो क्या अगर उन लोगों से ऐसा भाईचारा चलता रहे तो शायद एक सैलरीड आदमी के लिए तो सही है, लेकिन उन लोगों का घर कैसे चलेगा बताइए? क्या ऐसे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए? ये कोई इकोनॉमिक्स का कोई नया अध्याय है? उदाहरण देता हूं। नहीं, मैं इकोनॉमिक्स, रोहित जी मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं आपको, और मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। मैं अपने घर में काम करने वाले एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसकी टोटल तनख्वाह 8-9 हजार रुपया है और वो अपने परिवार को पालता है। आज के समय में जिस समय ये फैसला आया उसके बाद से मेरे को भी दिक्कत हो रही है पैसे लाने की, कैश देने की। मैंने उनका सारा अकाउंट खुलवाया हुआ है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाहे वो पूरे महीने का उन्होंने उधारी लिया या जो भी करा, उसके बाद उनका जो ये टेलीफोन के थ्रू पेमेंट का सिस्टम था वो मैंने चालू कराया, उनको बताया कैसे होता है। और आज के समय में वो बोलता है कि साहब इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर समय मेरे को 1-2 रुपए चेंज ना होने के लिए वो कभी टॉफियां पकड़ा देता था 10 पैसे की 1 रुपए में, कभी कुछ कर देता था, मेरे पैसे बच रहे हैं। अब बताइए अगर मैं इसको नेगेटिव तरीके से लूं? भाईचारा बढ़ाने की बात आप करते हैं, भाईचारा तो तब भी बढ़ता है जब किसी के घर परिवार में कोई दुर्घटनावश कोई मौत हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई अपहरण हो जाए, तब भी भाईचारा, क्योंकि सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब इकट्ठे होते हैं, तो क्या उसे भी आप पॉजिटिव मानते हैं? आप ये तो देखिए कि किस संदर्भ में कहा गया। लोग एक और परेशान हैं। आप ये देखिए 70-80 लोगों की मौत इस देश में हो चुकी है। लोग घंटों लाइन में, घंटों नहीं कहूंगा मैं, रात मैंने ये थोड़ी बोला है, मैंने बोला हर एक को उस बयान का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से आंकलन करने का अधिकार है। अधिकार की बात नहीं है, हम आपसे जानना चाहते हैं मंत्री हैं रमन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या सोचती है, आपकी पार्टी क्या सोचती है? क्या जो रामेंद्र जी ने कहा वही? हाँ चलिए हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सही बात की अरविंद, आप पार्टी लाइन बता दीजिए क्या है, क्या आप इस भाईचारे के समर्थन में, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप पार्टी लाइन की बात कर सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हरियाणा भारतीय जनता पार्टी इस भाईचारे को बढ़ावा देना चाहती है? इस समय हरियाणा भारतीय जनता पार्टी दोनों चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। हरियाणा जनता पार्टी लोगों की तकलीफों को खत्म भी करना चाहती है, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े ये भी चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि जिस प्रकार से एक मुहिम प्रधानमंत्री कैसे बढ़ाएंगे आप लोगों को परेशानी देकर, लोगों को तकलीफें देकर भाईचारा, और हम इन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। हुआ तो यही आज है हमारे देश में। देखिए तकलीफें लोगों को आपने दुखी किया, परेशान किया, फिर कहते हैं भाईचारा बढ़ रहा है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, कौन कौन से कैसे कैसे तकलीफें दे सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये आप जवाब दीजिए क्या बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसका मतलब ये कैसा लॉजिक है आपका जी?
मतलब लोगों को परेशान कीजिए, तकलीफें दीजिए, फिर वो एक दूसरे की मदद कहेंगे तो कहेंगे साहब देखिए हमने भाईचारा बढ़ा दिया। तमाम मेहमान रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद बिलाल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, अरविंद भारद्वाज INLD के नेता प्रवक्ता, आशीष सरकार साहब जाने माने अर्थशास्त्री, सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की एक बयान पर कि आखिरकार ये भाईचारा सचमुच बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और क्या इस तरह के भाईचारे के बढ़ने को बढ़ावा देना चाहिए, ये तमाम सवाल सबने अपनी अपनी राय रखी। इसलिए हमने शुरुआत में कहा बड़ी साफ गोई से कि हम बयान सुनाएंगे, उस बयान को आप किस तरह से देखें, उस बयान का कोई तुक है या वो बेतुका है, वो आप तय करें। जनता ने बयान सुना, हमारे पैनल ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहरहाल अब हम जो बड़ी बहस के दो दूसरे अहम सवाल थे उन पर आएंगे कि संसद के ATM ठप तो आम आदमी का क्या हाल होगा और 23 दिन बाद सबको जरूरत का पैसा मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो आम समस्या है, बैंकों के बाहर के जो हालात हैं, उससे सब वाकिफ है। बड़ा सवाल ये कि ये हालात बदल जाने चाहिए, ये सब चाहते हैं, लेकिन कैसे ये हालात बदलेंगे? मलिक साहब। देखिए, प्रिंटिंग एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है, चाहे उनकी लिफ्टिंग हो, प्रिंटिंग हो, डिसबर्समेंट हो, रिकैलिब्रेशन हो ATMs के, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे काम चालू है। ये मैं जरूर मानता हूं कि इस समय 27 दिन होने के बावजूद बहुत सारी जगह बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं इससे बिल्कुल परहेज नहीं करता कहने में कि ये दिक्कतें हैं, और मैं मानता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस चीज में हो कि जी हम ये बोलें कि जी हमने बिल्कुल परफेक्ट करा है। परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से, जितनी शिद्दत से कोशिश करी जा रही है और जितनी ईमानदारी से कोशिश करी जा रही है, उतनी ईमानदारी अगर 60 सालों में दिखा दी होती तो शायद इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और रोहित जी, उसका कहने की वजह यह भी है कि अगर आपको मैं चाहूं, बहुत लंबे आंकड़े तो नहीं दूंगा, लेकिन आपकी संज्ञान में ये जरूर डालना चाहूंगा कि सबसे पहली बारी 1953-54 में ब्लैक मनी के ऊपर एक रिपोर्ट बनी थी जो कि ये दर्शाती थी कि ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस का 6% यानी उस समय 600 करोड़ ब्लैक मनी है, और वो जाके 93-94 में 1,49,900 करोड़ बन गया, जो कि उस समय GNP का 51% था जी। अमूमन अगर देखा जाए इस पद्धति से मैं देखूं तो एवरेज जो आ रही है वो 1% GNP का हर साल बढ़ रहा है। तो शायद इस समय अगर मैं उसी एवरेज को मानूं तो शायद 80% हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक तो ये विषय रहा कि अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी को चलाया गया और अनएथिकल तरीकों से भी चलाया गया, एक वो चीज थी। दूसरा चीज ये है कि कोई इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है कि बड़ी इकोनॉमीज और साफ इकोनॉमीज के अंदर 4% के करीब, 4 से 5%, बहुत ज्यादा 5.5% के करीब करेंसी होती है GDP टू करेंसी का रेशो। लेकिन भारत के अंदर 2004 के बाद से अभी तक अगर आप देखेंगे तो वो जो रेशो 4.5-5% होनी थी वो 7% से उठ के 12% पहुंच गई। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर आप पैसे को खुला छोड़ देंगे, और मैं ये इसका छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपके घर में आप किसी को खुला छोड़ दें कि आप जितना मर्जी पैसा खर्चें, तो वो मोल भाव भी नहीं करता, और उसका वजह उससे होता यह है कि एंड में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत साधारण चीज आपको बताई है, मैंने डिटेल में जाके नहीं बताया। मेरा आपसे बार बार कहना यह है और आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़ी जंग है, और जंग सिर्फ काले पैसे से नहीं है, जंग एक मानसिकता जो पिछले 60 साल में आई है उससे लड़ने की भी है। मलिक साहब, हमने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना, ठीक है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि जो आपने जो तमाम बातें कही, जो तमाम तर्क दिए वो सही नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। आपने अर्थशास्त्र की कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि हमारे प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने, आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा अब काला धन वापस लाएंगे, आपके नेतृत्व ने कहा आप भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। आपने, जनता ने नहीं पूछा कि आप 100 दिन में करोगे, 1000 दिन में करोगे, 200 दिन में करोगे, आपने कहा। जनता ने सब सुना। और अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो खुले दिल से
जनता आपकी पार्टी के साथ खड़ी हुई, आपकी बात पर भरोसा किया। जनता ने यह नहीं पूछा जीडीपी या तमाम अर्थशास्त्र की भाषाएं। तो अब जनता यह कह रही है, अभी भी इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने धैर्य रखा है, अच्छी बात है। लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कुछ दिन इस दुख को सहा जाए। लेकिन अब जो है वो पीड़ा वो बाहर निकल रही है, जिसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को क्या हम संभाल पा रहे हैं? आशीष सरकार साहब, आपसे जानूंगा। ठीक है, अर्थशास्त्र अपनी जगह है, लेकिन राजनीति शास्त्र भी है, उसकी अपनी मजबूरियां, और इस अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में यह देश बसता है, यह देश की आम जनता रहती है। बताइए साहब, उन्होंने तो कहा राजनीति शास्त्र के पुरोधाओं को, उन पंडितों को जो राजनीति शास्त्र को अपनी उंगलियों पर रखते हैं कि साहब ठीक है, हम आपको सत्ता सौंपते हैं, अब आप अर्थशास्त्र दुरुस्त करिए। तो लेकिन उनकी गलती क्या है बताइए? उन्होंने तो दे दिया आपके हाथ में चाबी। सरकार साहब, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था तो मुझे एक कहावत याद आ गई, नीम हकीम खतराए जान। अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन किए बगैर और आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर अपने तर्क को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। गरीब चाहता है कि उसकी थाली में रोटी है या नहीं। जी, कारण यह है कि काले धन को रोकने की अगर सही मंशा हो तो उसकी एक सही प्रयोगात्मक विधि अपनाई जानी चाहिए थी। 8 तारीख को रात के 12 बजे 1000 और 500 के नोट कागज के टुकड़ा हो गया था। आप सीधे सीधे ये कहते हैं कि आपके पास में जितने 1000 और 500 के नोट हैं उस पर दस्तखत करिए, एक आईडी नंबर लिखिए और बैंक में जाइए और जमा कर दीजिए या उसे बदल लीजिए। दूसरी बात, चूंकि अगर वो काला धन होता तो ये एक डिटरेंट का काम करता। काला धन वाला अपना आईडी और दस्तखत करके या उस पर अंगूठा लगा के नहीं दे सकता बैंक में जाकर, क्योंकि उसे पता है कि रिजर्व बैंक में ये चीजें जब काउंट की जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये निर्णय कर रहे थे, जो 6 लोगों की कमेटी थी, मुझे लगता कि धरातल में होने वाली तकलीफ को नहीं समझ पाए। इतने बड़े देश के अंदर, जहां पर अगर आप लेह लद्दाख में चले जाएं, किसी मध्य प्रदेश के किसी गांव में चले जाएं, तो वहां पर उन्होंने चेक या ड्राफ्ट नहीं देखा है। और ऐसी परिस्थिति में वो अपने नोट का क्या करेंगे? 2 जून की रोटी कैसे लाएंगे? इस बात का पहले पता कर लेना चाहिए था। तीसरी बात, जब तक आपके पास में चलन वाली करेंसी आपके पास में नहीं है, तब तक आपने यह निर्णय क्यों ले लिया? तीसरी बात कि इकोनॉमिक्स का नियम मैं अपने मलिक साहब को बताना चाहता हूं कि एक सीधा सीधा इकोनॉमिक्स का 8th क्लास का बच्चा इस थ्योरी को पढ़ता है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है जी। यानी जिस समय भी व्हाइट मनी आता है तो व्हाइट मनी तो रुक जाता है जाके लोगों के तिजोरियों में, और ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। आप देखेंगे कि जितने भी जाली 1000 के नोट या 500 के नोट हैं वो बहुत तेजी से हाथ बदलते हैं, क्योंकि जिसको भी ये शक हो जाता है कि ये फटा नोट है, ये जाली नोट है, ये कुछ गड़बड़ नोट है, तो वो चाहेगा जल्दी से ये मेरे पटुए से बाहर किसी दूसरे के पास चला जाए। यानी वो बहुत तेजी से हाथ बदलते हैं। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि एक मानसिकता का भी अध्ययन कर लेना चाहिए था उस कमेटी को कि जो नई करेंसी जब आएगी तो लोग उस नई करेंसी को जल्दी से खर्च करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब जो डिनोमिनेशन का चक्कर हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमेटी थी उसने कहा 1000 के नोट जारी कर दो, क्योंकि उससे करेंसी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो चलन में नहीं आ पाएगी, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। तो घटते घटाते जो है वित्त मंत्रालय ने उसको 2000 पे आ गए। अब 2000 के जितने भी नोट बाजार में आए हैं और वो सफिशिएंट मात्रा में हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया कि अगर कोई 300 रुपए का सामान खरीदेगा तो 1700 रुपए कौन सा दुकानदार आज की स्थिति में वापस कर सकता है। तो बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, केवल टीवी पर बड़े बड़े बयान देने के लिए या मंचों से भाषण देने की जगह वो जो आम आदमी की जो संवेदना है,
आम आदमी को दुख तकलीफ है, ठीक है, वो समझे। आम आदमी आंकड़े नहीं खाता, वो रोटी और चावल खाता है। आम आदमी अपने खेतों में बीज खरीदकर उगाता है, वो आंकड़ों के टाइम टेबल और ग्राफ नहीं पैदा करता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं रमन मलिक जी से, वो जीवन से जुड़े हुए लोगों की जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि सरकार की तरफ से ये जो कोताही हुई, ये गलती हुई है, ये कहीं ना कहीं हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल सुनना चाहूंगा। बोलिए मलिक साहब, थोड़ा सा सुनिए भी सही। सरकार साहब अच्छी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। देखिए साहब, मलिक साहब, हम तो एक बात जानते हैं कि सरकार की तो सुननी पड़ती है, चाहे आशीष सरकार साहब हो, चाहे आपकी केंद्र की सरकार हो, हम तो सुन ही रहे हैं। बता दीजिए। स्पेस अवेलेबल मेक्स एवरीथिंग वर्केबल। तो अगर आपने आज के समय के अंदर व्यापार के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उसका आप पालन करवाते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो आप थ्योरी पहले बता रहे थे कि 25 लाख डिपॉजिट कर दिए, उसको निकाल लिया और उसके बाद जमा करा दिए, ऐसा नहीं है साहब। जब आप पैसा जमा करा रहे हैं, क्या पैसा जमा करा रहे हैं, कौन सी करेंसी है, क्या डिनोमिनेशन है, ये सब का सब बैंक में जाता है आपके पैन कार्ड के साथ। तो आप ऐसी बात अगर करते हैं इकोनॉमिस्ट होके कि आपको आप ये बात करें कि वो 25 लाख डालेगा और 25 लाख निकाल के उसको रख लेगा और दूसरे 25 लाख डाल देगा, आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या वो उसके पास रिटर्न नहीं जाएगी इनकम टैक्स के पास? तो फिर आप जमा इस व्यक्ति ने इतने नोट, इतने हजार के या इतने आप जमा कराइए और दीजिए। आप तो टेलर मशीन से दे ही नहीं रहे हैं, एटीएम से तो रुपए ही नहीं छोड़ रहे हैं। आपको मैं वही बता रहा हूं जो आपने शुरू में तर्क दिया था कि 25 लाख जमा कराए उसने और उसके बाद वो निकाल लिए और 25 लाख दोबारा जमा करा दिए। मैं आपको उसका सत्य बता रहा हूं कि आप जो डिनोमिनेशन डालते हैं उस डिनोमिनेशन को वो उसमें नोटिंग होती है कि साहब 1000 के 10 नोट थे, 500 के 200 नोट थे। ये 30 साल मैंने नौकरी करी है। डिनोमिनेशन केवल कैश की शीट सर आपने सारा करा होगा, लेकिन क्या ये कानून में गलत बता रहा हूं? क्या ये विधि में गलत बता रहा हूं? कितना जमा हुआ ये नहीं होती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चैनल पे बैठे हुए हैं, आप इस तरह से भ्रमित ना करें। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप वो बात करिए जो सही है। आप भी एक ध्यान न फैलाएं। मैंने भी अपना पैसा जो जब जरूरत पड़ी थी तो 4000 रुपया बदलवाया था, उस समय मैंने लिख के दिया क्या था कि 1000 के इतने नोट हैं, 500 के इतने हैं और ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। तो इसमें कौन सा नोट किसका है ये किसको पता चलेगा? इसमें कैसे पता चलेगा? अगर आपके उस नोट के ऊपर दस्तखत होते सर तो मैं जमा करा रहा हूं, उस फॉर्म के ऊपर अकाउंट नंबर होता है, आईडी होती है। चलिए ठीक है, बिलाल साहब और अरविंद आपके पास भी आऊंगा। ऐसे है, पिछले डिबेट में मैंने यही वर्ड कहा था कि जो बैंक कर्मचारी हैं या बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो हेरा फेरी करके मोदी जी का जो काला धन का जो सपना था उसे चूर चूर कर रहे हैं। तब आपके प्रवक्ता ने गुड़गांव से ही बैठकर कहा था नहीं जी नहीं, सब बैंक वाले नहीं है ऐसे। पर मैंने आपके सामने आ रहा है, अभी 40 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं। और जो आप कह रहे हैं 25-25 लाख रुपए जमा नहीं होता, फर्जी कंपनियों में पैसा रोटेट किया गया है, 25-25 नहीं 50-50 लाख रुपए जमा किया गया उसमें। आप उस केस हिस्ट्री को पढ़िए जो पूरे दिन से कल से टीवी में चल रही है। और रही बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि इस टेक्निक से मैंने अपने एम्प्लॉइज को, मलिक साहब अभी आपने कहा कि मैंने अपने एम्प्लॉइज को सिखा दिया, आपने कहा मैं अपने घर के एक जो सर्वेंट को वो समझा दिया कि ऐसे ऐसे चलना है। तो देखिए इस देश के अंदर पूरे देश में इंटरनेट नहीं आता है। यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे गुड़गांव से, आप गुड़गांव में बैठे महानगर में यहाँ इंटरनेट चलता होगा, दूसरी जगह नहीं चलता है, कम चलता है, गांवों में नहीं है। तो आप मुझे बताइए जो नई नई टेक्निक आप दे रहे हैं, चाहे पेटीएम की दे रहे हैं दूसरी दे रहे हैं, वो सफल नहीं है अभी, उसमें खामियां हैं और लोगों को अभ्यास नहीं है। सबसे बड़ी बात लोगों को अभ्यास ही नहीं है। 40 साल से ऊपर का आदमी को आप मुझे कंप्यूटर स्मार्टफोन से कह दीजिए कि पेमेंट ट्रांजैक्शन कर ले, वो बेचारा घबराएगा। और गांव का आदमी तो 100% घबराएगा, वो कहेगा कि मेरे पैसे में ट्रांसफर हो जाए। बिना स्मार्टफोन के भी ट्रांसफर होता है, वो होता है। अभी लोगों को अभ्यास नहीं है और जब तक अभ्यास आएगा खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक।
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है। आप दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हैं दलीलें, इसलिए दे रहे हैं कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने अपने पार्टी को सेव करना है, पर जनता को देखिए क्या हाल हो रहा है उसका सोचिए। आप सत्ता में हैं और आप अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ठीक है, तो सुभाष जी ने भी अपनी बात सामने रखी। मोहम्मद बिलाल साहब, आप बड़ी देर से कुछ कह रहे हैं। जरूरत पड़ी है, मैं आते हैं जरा बाकी लोगों से प्रतिक्रिया लेना। देश को भरम की स्थिति फैला करके तो ये राजकाज इन्होंने संभाल लिया, भरम फैला करके। मोदी जी ने बड़े लच्छेदार भाषण दिए कि हम विदेशों से काला धन लेकर आएंगे। भैया कौन सा विदेशों से काला धन लेकर आए, अपने देश में ही काला धन ढूंढने लगे। ये जो भरम की राजनीति करती है ना बीजेपी, इसको करना छोड़ दे। मैं फिर ये कह रहा हूं, आने वाले टाइम में जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये कौन सा काला धन अपने देश में ढूंढ रहे हैं। मलिक जी, वाजपेयी जी की सरकार में आत्मसेन जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और भारत ने, वाजपेयी जी की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, उनका कहना है इस देश के अंदर जो ब्लैक मनी है, जो कैश ट्रांजैक्शन है, ब्लैक मनी में गलत, जो कैश ट्रांजैक्शन है 6 से लेकर 10% तक है, और इन्होंने 86% को एकदम उसको बंद करके रात को एक इशारे में कि कागज का टुकड़ा मोदी जी ने हिलाया कि कागज का टुकड़ा हो जाएगा, शुरू करी उन्होंने देश की जर्नलों की बात, कर्नल की बात, और टैक्सी ड्राइवर से ले गए वहां पर। क्या कौन सा ये भरम फैला रहे हैं, और ये नए नए भरम फैलाएंगे। ठीक है, नहीं, सबसे बड़ी बात ये जो देश को, जनता को भरम में डाल रहे हैं। इन्होंने पहले कहा 2 तारीख से पहले कि 15 तारीख तक डीजल और पेट्रोल रमन। ठीक है बिलाल भाई, अब हम रोकेंगे आगे अरविंद जी के एक प्रतिक्रिया। भारद्वाज, आप अपने फैसलों में नहीं टिक पाते, फैसला आप लेते हैं उस पर टिकिए। बिलाल साहब, मलिक साहब रुकिए, आपके पास से आ रहा हूं। अरविंद भारद्वाज की बात सुन लेते हैं। अरविंद अपनी बात पूरी करें। रमन जी ने कहा कि जो जनता को परेशानी हो रही है उसकी वजह यह है कि प्रिंटिंग जो है नोटों की वो नहीं अभी हो पा रही, उसमें टाइम लगेगा। मैं कहूंगा साहब, जो आपने नोट प्रिंट कर दिए, जो छप चुके हैं, वो भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। सच्चाई ये है कि अगर एक बैंक में 10 लाख रुपए पहुंचते हैं तो मुश्किल से 2 लाख रुपए जनता को पहुंच रहे हैं। बाकी बैंक के जो अधिकारी हैं या और लोग मिली भगत करके बाकी पैसों को जो बड़े वेंडर हैं या बड़े जो दलाल हैं या जो बड़े उद्योगपति हैं उन तक पहुंचा देते हैं। उसका एक कमीशन है 20, 30, 40%। ये मार्केट में उजागर है। कितने टीवी चैनल और अखबारों पर भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन आए हैं जहां लोगों के पास लाखों करोड़ों की नई करेंसी उनके हाथ में मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप एक और कहते हैं कि जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसमें सिर्फ 6% कैश है, तो आपने 94% को छोड़कर उस 6% के लिए पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। साहब एक बात बताइए, मैं एक और बात रमन जी आपसे, ये रमन जी एक मिनट सुन तो लीजिए। आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि आतंकवाद पे चोट होगी, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, साहब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। आप नया नोट जो लाए हो ना, वो जनता तक बाद में पहुंचा। उसकी जो डुप्लीकेट करेंसी, उसकी जो जाली करेंसी है, वो मार्केट में पहले आ गई थी। कितने टीवी चैनलों पे पकड़ी गई, कितनी जगह पकड़ी गई कि जो जाली करेंसी है वो आ गई। तो आपकी जो बातें हैं वो तथ्य ही नहीं। मैं आपको ये आखिर में एक और बात ये कहकर अपनी बात को रोकूंगा। आप शुक्र मानिए, आप खुश हो सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इतने समझदार हैं कि जिस दिन मोदी जी ने ये अनाउंस करा तो उसको डंप करने के लिए 60-60 हजार रुपए पे भी ब्लैक में सोना खरीद रहे थे। जनता का धैर्य टूट गया ना, उस दिन आपको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। आप जाकर देखिए लाइनों में क्या स्थिति है, लोग जिनके घरों में मौत हुई है और मेरे बोलिए भारद्वाज जी, आपके और मेरे प्रधानमंत्री ने खुले तौर पे ये बोला है कि मैं 50 दिन आपसे मांगे और अगर आपको ये लगे कि मैंने काम ठीक नहीं करा है तो आप जो सजा दो मेरे को मंजूर है। क्या ये आपको उनकी कथन याद नहीं है? क्या आपको मोदी जी ने कहा था कि मुझे 100 दिन दो, मैं 100 दिन में भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं विदेशों में जमा काला धन देश में वापस ले आऊंगा। 100 दिन मांगे थे, क्या हुआ 100 दिन का? उन्होंने बोला था 100 दिन में भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसा आपके 100 दिन का वादा क्या हुआ? वो सामने है। आपने 94% जो पैसा विदेश में बैंकों में जमा है उसके नाम ही नहीं लेते आप, उसके तो आज जिक्र ही नहीं है। आप सिर्फ जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत एक लॉजिकल बात है। देखिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 14 लाख करोड़ चाहे वो मॉरिशस था, चाहे वो सिंगापुर है, जिसमें से 11 लाख, लगभग 11 लाख करोड़ की करेंसी वापस बैंक में जमा हो चुकी है। आज सिर्फ 3 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में है। अभी 30 तारीख तक का वक्त है, वो भी जमा हो जाएगी। तो फिर काला धन कहां गया? ठीक है, आपके सारे वक्त कम है। मलिक साहब अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता रहा हूं ना कहां गया। आप ये देखिएगा कि इस बार ये सब जो होता है
उसमें लीगल टेंडर जो मिसिंग है, और ये रिपोर्ट्स जो आप जिसको कर रहे हैं ना वो बहुत प्रिसाइज नहीं है। मैं आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं कि अभी सिर्फ 9 लाख करोड़ डिपॉजिट हुआ है, ना कि 12-13 जिस प्रकार से कुछ चैनलों ने। मलिक साहब वक्त कम है, एक फाइनल कमेंट आपके पास भी आऊंगा मलिक साहब सबसे आखिर में। सुभाष जी बड़े संक्षेप में, वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा सब लोग अपनी बात पूरी करें। क्या कहना आपका आखिर में? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि करेंसी की हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जो भारतीय हैं वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि जो वहां रह रहे हैं उनके पास भी किसी के पास 10, 20, 50 हजार की करेंसी है इंडियन, वहां बदलने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ठीक है, पता करिए लोगों से कितने परेशान है विदेशों में भी। ठीक है बिलाल साहब आपका फाइनल कमेंट बड़े संक्षेप में, वक्त कम है। बिलाल साहब देखिए, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल 0% है। इन्होंने जनता की बातों का या जनता की परेशानियों का कोई ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल ही फेलियर था। हमारे यहाँ जो शादियां होनी थी 2.5, इनका प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन कुछ कहती है। अब ये सवाल कहने का ये है कि बीजेपी की सरकार जनता को कब तक धोखे में रखेगी। ठीक है बिलाल साहब, वक्त कम है बिलाल साहब। अरविंद भारद्वाज आपका फाइनल कमेंट। मैं तो यही कहना चाहता हूं सरकार को कि जो आंकड़ों की और जो आप सर्वे की जो बाजीगरी करते हैं उससे काम नहीं चलने वाला। आपको जनता की दुख दर्द तकलीफें समझनी होंगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जहां जहां भी ये जो नए नोट जो हैं ये बड़ी मात्रा में जो पाए जा रहे हैं वो इनके ही अपने लोगों के पास। कल ही एक बीजेपी का नेता, ठीक है वक्त कम है अरविंद, वक्त कम है, उसके पास मिले करोड़ों रुपए नई करेंसी में, तो ये तो खुद ही कर रहे हैं, ये किसी और को क्या रोकेंगे। ठीक है आशीष सरकार साहब क्या कहना आपका आखिर में? देखिए, सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, साइबर लॉज में बदलाव करना चाहिए था, पूरे देश के अंदर साइबर पुलिस की अपॉइंटमेंट करना चाहिए था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नए ये जो ई वैलेट्स के ऊपर जो कानून बनाना चाहिए। और चूंकि आपको पता है कि 1 लाख डेबिट कार्ड पिछले दफे क्लोन हो गए थे चाइना में, और वो क्लोन किए हुए कार्ड के जो डेटा थे उसके माध्यम से बहुत सारा पैसा ई वैलेट्स के माध्यम से ही चाइना पहुंच गया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जितनी तरह जो टेक्नोलॉजी लगाते हैं उस टेक्नोलॉजी को बांधने की भी शक्ति होनी चाहिए, वरना ये टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि ये जो जितने सर्वर हैं वो बड़े सर्वर वो भारत में नहीं है, चीन में है, सिंगापुर में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। और ये ई वैलेट्स जो हैं ये देश का व्हाइट मनी या ब्लैक मनी बड़े आराम से विदेश पहुंचाने का सीधा जरिया बन सकते हैं। इसलिए सरकार को और इकोनॉमिस्टों को और टेक्नोलॉजी को फूक के कदम, यानी सरकार साहब आपका कहना है कि या तो तकनीक को या तो चाइनीज चाइनीज माफी के साथ रुकूंगा, रमन मलिक से भी एक सवाल करना है। लेकिन सरकार साहब ने कहा कि या तो आप तकनीक को दुरुस्त करिए, फुल प्रूफ करिए, या फिर रमन मलिक साहब की पार्टी के जो नेता है रेड्डी बंधु, उनकी वाली तकनीक सब लोगों को आ जाए तो कोई रोएगा नहीं, साहब की शादी में दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई। मलिक साहब आपका फाइनल कमेंट। देखिए, जहां तक कुछ लोगों ने कल एक साइट में बोला था कि कोई 20,000 करोड़ मिला है, मैं तो उसको हास्यास्पद मानता हूं, क्योंकि वो लॉजिकली डिफाई कर देता है। क्योंकि अगर 10 लाख बंडल एक बोलेरो में आ जाए तो कमाल हो जाएगा साहब, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन बात जहां तक आप रेड्डी बंधुओं की करें या ऐसे लोगों की करें, आप बोलते हैं कि बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, मैं बोलता हूं बहुत अच्छा है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो ध्यान होना चाहिए वो बीजेपी के लोगों पे होना चाहिए, और हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमारे ही लोगों पे जो भी गलत कर रहा हो उसको ऐसी सजा की पता लगे क्या होना चाहिए, शायद वही मानक बन जाए इन सब के लिए। क्या बात कर रहे हैं बहरहाल मैं माफी के साथ आपसे आपका शुक्रिया, आशीष सरकार साहब आपका शुक्रिया, बिलाल साहब आपका शुक्रिया, सुभाष जी आपका शुक्रिया, रमन मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि जल्द बैंकों के बाहर जो कतारें लगी हैं वो छोटी हो, जल्द जो दिक्कतें हैं वो दुरुस्त हो, काला धन इस देश से बाहर जाए, हर हिंदुस्तानी यही चाहता है। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो परेशानियां भी दूर हो, और इस तरह की बहस होना जरूरी है ताकि सरकार को पता लगे दिक्कत कहां हो रही है, कैसे दिक्कतों को दुरुस्त किया जा सकता है। बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, इजाजत, नमस्कार।